नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर फिर एक बार बंगाल की चर्चा करने के लिए आपके साथ। आज का दिन अगर हम राजनीति पर बात करें तो आज के दिन में रैलियां हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई रैलियों का तरीका भी सामने आया कि वो जब रैलियां करेंगे तो वो किस तरह करेंगे। कल के वीडियो में जब हम लोग संवाद कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि कोरोना अब इस चुनाव पर असर डालेगा। ये चुनाव कोरोना की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा और कोरोना को हम लोग महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि कोरोना को लेकर किस तरह से अचानक ये उभर आया। तो इसको उभर आने के लिए आपको मीडिया की तरफ गौर करना होगा कि किस तरह से मीडिया पर ये दिखाई दे रहा है और ये बनाया नहीं जाता। राष्ट्र इस समय संकट में है, राष्ट्र के पास ये एक बीमारी है जिस तरह से कुछ राज्यों में पूरी तरह से फैलती जा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या के तौर पर है। और इसलिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि जब वहाँ कोरोना को पिछली बार दिखाया गया था तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी सफलता के दावे पेश किए थे, जबकि ये मतलब पूरे इंसानी इतिहास में सबसे अलग और जो हालांकि इससे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां जो इस तरह की हवाएं आई हैं, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो या इससे पहले अलग बार प्लेग की कहानियां हम लोग शुरू से देखते आए इतिहास के पन्नों में, किस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को नष्ट किया। लेकिन इस आधुनिक विज्ञान के समय में ये सबसे बड़ी बीमारी इस तरह उभर कर आ रही है कि कई जगह तो लग रहा है कि जैसे इसको कंट्रोल करना अभी तक असंभव लग रहा है। और जिस तरह से हम लोगों ने इस पूरे चुनाव से पहले इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा सुनी तो उस पर बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद ये इस तरह का एक मैसेज है जिसमें कि बीजेपी या तमाम राज्यों उसको खींचा जा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कोरोना ने पूरे देश में इस समय उन राज्यों में जहां अदालतें आदेश दे रही हैं लॉकडाउन के, तो इस बात को कोई राजनीतिक उसमें नहीं लिया जा सकता। ये अलग बात है कि बंगाल की राजनीति में कोरोना को भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब कल खत लिखा तो उसमें खत से ज़्यादा इस बात का जिक्र था, उन्होंने कहा कि वो पहले भी 24 फरवरी को लिख चुकी हैं और फिर आज जिस तरह उन्होंने अपनी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं या अमित शाह, और मोदी यहाँ लेकर भी आए हैं, यानी इसको लेकर आए हैं और 6 महीने तक वो क्या करते रहे। वो इस तरह कहने की कोशिश कर रही थी कि जैसे 6 महीने पहले उनको ये मालूम था कि क्या होगा। ये अलग बात है कि उन पर जो आरोप लगाया बीजेपी ने उसमें एक बात में आपको मुझे लगता है कई चीज़ें देखनी चाहिए कि एक भी मीटिंग में वो शामिल नहीं हुई। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में शामिल होकर वो कोई एक ऐसा सुझाव दें जिससे कि उनको पहले से मालूम था कि 6 महीने पहले कोरोना के हालात के बाद में क्या होंगे और क्या सुझाव दिया जा सकता है। अभी वो ऐसा कह रही हैं, लेकिन 2 मई के बाद इस राज्य में किस तरह से हालात हो सकते हैं ये आपको अलग अलग राज्यों की इस समय की स्थिति बता सकती है। चुनाव एक बात है, चुनाव के सहारे उन लोगों का जिन लोगों की इच्छाएं हैं, जो लोग 10 साल से एक पार्टी की जैसे आरोप हैं उस पर कि हिंसा से जूझते रहे या उससे पहले 34 साल की हिंसा से जो निकल कर उन्होंने एक नया विकल्प आजमाया था, उसमें वो लोग उनको लगा कि उससे भी ज़्यादा उनके पास गलतियां हुई हैं। इस पूरे चुनाव में इस बात का फैसला ज़रूर होना है, लेकिन जिस तरह से बीमारी आगे आ रही है उसमें क्या ये राजनीतिक विमर्श का मुख्य मुद्दा बन सकती है या नहीं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा चूंकि आज बातचीत करने के लिए कई और इश्यूज हो सकते थे, लेकिन हम लोग कोरोना और साथ में अक्सर बहुत सारे लोगों ने मेरे से मारीच झापी के उस नरसंहार के बारे में पूछा था या राजनीतिक हिंसा क्यों इस तरह का कैरेक्टर है, तो उसको मैं अगर वाम मोर्चे के समय से या उससे पहले के समय से आज उस पर बात करने की कोशिश करूंगा। इतिहास में रेफरेंस के सहारे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कदम जिसके लिए हमको लगता है कि चाहे वो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो रैली नहीं करेंगी, बड़ी 30 मिनट से बड़ी रैली नहीं करेंगी, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोलकाता में वो रैली नहीं करेंगी, वहाँ एक सांकेतिक मीटिंग करेंगी और वो बैठक करेंगी। इस तरह की बातचीत के साथ उन्होंने इस पूरे लीड पर एक जगह खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन शाम तक अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी एक सभा अपना डॉक्टरों से बात करते हैं, दवा कंपनियों से बात करते हैं और एक बड़ा फैसला जो सुबह के बाद उनका दूसरा बड़ा फैसला हो सकता है। एक फैसला उन्होंने कहा कि किस तरह से उनकी चुनावी रैली को बिहार की रैलियों की तर्ज पर करने की कोशिश है। पहले भी वो लोग एक दिन कर चुके, मतलब उन तमाम रैलियों को इकट्ठा करके एक तारीख में ला चुके हैं 4 में, लेकिन इस नए तरीके में वो एक मुख्य रैली स्थल पर
अपने वहाँ सभा करेंगे और उसमें उसी विधानसभा के लोग होंगे, क्योंकि बड़ा एरिया कवर किया जाएगा सभा स्थल के तौर पर, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ जो लोग अंदर आएंगे उनको कंप्लीट मास्क और सैनिटाइज करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा पिछली रैली में करते हुए दिखे भी, वह हालांकि वो इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन इस समय जो हमारी बातचीत हुई उनके मुताबिक कि वो पूरी तरह से इस बार स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा जो कोविड प्रोटोकॉल लिखा हुआ था, अभी तक जो हम लोगों ने पूरे होते हुए कहीं नहीं देखा था। इसके अलावा उस रैली स्थल से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हर जिले में या हर विधानसभा पर नहीं की जा रही थी, वहाँ 2-3 जिलों को मिलाकर या खास तौर से उस हिस्सों में मिलाकर, अगर एक बड़े इलाके में 3 जिले मिलाकर वो सभा कर रहे थे और उसमें तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ आ रही थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाना, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और साथ ही साथ सामने वाले राजनीतिक विपक्ष को ये भी संदेश देना होता है कि हमारी तरफ कितनी आंधी है। तो वो उसको अभी तक मैसेज देने में यहाँ प्रधानमंत्री मोदी लगातार सफल भी हो रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के पास स्थानीय नेतृत्व में कोई इस तरह का नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के सामने भीड़ के मामले में या जो उनकी अपील है उसके मामले में टिकता हो। और ये एक बड़ी बात भी इससे कोई नहीं है, क्योंकि जब कोई नई पार्टी इस तरह से आती है, उभर कर आती है, तो उस वक्त उनके पास ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व हो। हम लोग ये देख चुके हैं कि जब ये इस पर पूरा नया लोग लीडरशिप के तौर पर, अगर हमने त्रिपुरा देखा, हम लोगों ने आसाम के अंदर देखा या हरियाणा में भी देखा, जो हालांकि बीजेपी वहाँ पहले भी थी, लेकिन जिस तरह से आसाम में बीजेपी इसमें सत्ता के तौर पर आई और उसने एक नए चेहरे को बनाया, उत्तराखंड में भी उन लोगों ने नए चेहरे को बनाया। उस समय भी उनके सामने यही सवाल था कि आखिर हरीश रावत के सामने सामना कौन करेगा, जब इधर सवाल हो रहा था तो तरुण गोगोई के सामने कौन होगा। तो उस तरह का सवाल यहाँ भी है, और उसका हल अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो निकल जाता है, और फिर वही लीडर बड़े लीडर के तौर पर स्टैब्लिश हो जाते हैं। उनके पास इस समय नहीं है, लेकिन उनके पास यहाँ इस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तुरुप के इक्के की तरह हैं, जो ममता बनर्जी से कम भीड़, रैली और जो कनेक्ट की तरह है उस पर अभी तक 21 साबित हो रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने उस तरह की कोई बड़ी रैली नहीं की और उन्होंने इसको अपनी रणनीति बताया है। तो इस पूरे चुनाव में अब इस वक्त उन्होंने जब ये कहा कि मैं एक विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें रैली मुख्य स्थल होगा, 4 रैलियां उनकी जहाँ तक है अभी हैं, वो एक ही दिन में है, जो उसमें से बाकी तमाम जो उसके विधानसभा क्षेत्र होंगे, जो उस रैली के 7 जिनका जोड़ा गया था पहले तार, उन सब जगह एलईडी लगा दी जाएंगी, उन जगह वर्चुअल उनको उस रैली को प्रसारित किया जाएगा। तो एक बड़ा चीज़ की गई। उससे पहले राहुल गांधी ने अपना कहा था कि किस तरह से वो आगे रैलियां नहीं कर रहे हैं। उस समय बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाया और बहुत सारी चीज़ें मीम्स भी चली, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वहाँ से चली हुई बात आज इतनी बड़ी बात है कि उस पर ममता बनर्जी को आना पड़ा और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो तमाम रास्ते बदले हैं। हालांकि आज भी जेपी नड्डा और अमित शाह रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। 2 मई के बाद यहाँ के लोगों का क्या इस राज्य के संसाधन इतने बड़े होंगे? क्या कोई भी सरकार, अगर वो बीजेपी ही आती है, अगर हम ये कहते हैं कि जो पलटी वाली सरकार, जिस तरह का बात अभी लोग कर रहे हैं, जिनसे हम लोग बात करते हैं, उनका कहना है कि इस बार पलटी वाली सरकार होगी, तो क्या उसके पास इतने संसाधन एकदम आ जाएंगे कि वो इस तरह की त्रासदी से निपटने में सक्षम हो जाएगी, जिसके सामने इस समय महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जिनका अपना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कमज़ोर साबित हो रहे हैं? वो सामने टिक नहीं रहे हैं, जहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, जहाँ अस्पताल नहीं है। आप अभी भी मांग कर रही हैं। आपने ये भी कहा कि किस तरह से रेमडेसिविर अभी नहीं आ रहा है। उस सब पहले, हालांकि जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात की गई थी और उसको प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोशिश भी की, अगर हम लोग उसको देखते हैं कि किस तरह से उस वैक्सीनेशन पर जोर देने की कोशिश की गई थी, और वो पूरी तरह अभी तक इस जो अब ये जितनी भयावह तौर पर समस्या उभर कर सामने आ रही है, उसको पूरा करने में लोगों ने उस वैक्सीनेशन के 100% पूरा करने में भी वो लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन अब आरोपों का दौर है, और चूंकि ऐसी त्रासदी में भी अगर आप राजनीति खोजते हैं तो मुझे लगता है कि जनता भी सब देखती है और वही फैसला करती है। मेरा या आप तमाम लोगों का विचार इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता, हम उसका एक हिस्सा ज़रूर होते हैं। तो आज चुनाव में कोरोना बंगाल के एक सेंटर थीम बना है। अब ये आगे कितना चलेगा इस पर हमें देखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार एक बात से स्कोर करने की कोशिश कर रही हैं कि राज्य की जनता के हित के लिए बाकी के तीनों फेज़ को मिलाकर एक फेज़ में चुनाव कर दिया जाए, और चुनाव आयोग ऐसा कर नहीं रहा है। उनका कहना यह है कि ये राज्य की जनता के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि ये एक अच्छा सुझाव दिखने में लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे एक ही मंतव्य है, लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण भी है जो हमको दिखाई देता है कि क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से
पूरे इस हिस्से में किसी भी रीजनल पार्टी होती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो 8 फेज़ के चुनाव तक अपना टेम्पो बनाए रखे, अपनी ऊर्जा को बचाए रखे और अपने संसाधनों को इतना उसके पास विस्तार हो कि उन सबको एक ऐसी नेशनल पार्टी से मुकाबला कर सके जिसकी कई राज्यों में सरकार भी हो और वो केंद्र में सत्ता चला रही हो। तो ये शुरू से ही दिख रहा था। जब ये 8 फेज़ में चुनाव की बात हुई थी, उसी वक्त ममता बनर्जी का तीखा विरोध उनकी पार्टी का था। तो उस विरोध के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं था, ये कारण ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि राजनीतिक हिंसा पर आज हम लोग बात करेंगे डिटेल से। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के जो बाकी का हिस्सा होगा हम उस पर आज राजनीतिक हिंसा पर बात करेंगे। और इस हिंसा से संबंधित एक बड़ी कविता भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें कि उस समय के वाम मोर्चे के शासन के लोगों ने जो सपना देखा था उस कविता के सहारे कांग्रेस के लिए लिखा था, बाद में उन्होंने वही सब किया और वही सब इस राज्य की जनता ने टीएमसी के समय में भी झेला। अगर हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके बाद आजकल आपको दिखेगा कि ममता बनर्जी एक के बाद एक तीखे हमले इस बार कर रही हैं। शीतलकुची की घटना में उन्होंने प्रधानमंत्री का लिया नाम, उससे पहले उस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होने के बाद एक विराम की स्थिति में आई, जिसको अल्प विराम कहा गया, और अब वो फिर दोबारा से वापस उसी स्थिति में आ रही हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, हम इसको सीधा समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। पहले फेज़ में उन्होंने जिस तरह के हमले बोले, उसमें ममता दीदी उस पूरे इलाके में ये साबित करना चाह रही थी कि वो मोदी का एक विकल्प है, राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुई नेता हैं, लिहाजा मोदी का जो बड़ा कद है उसके मुकाबले ममता बनर्जी का कद है। वो ये पहली रणनीति में जब हमले बोल रही थी, उनको ये लग रहा था, चुनाव से पहले ब्रिगेड मैदान की रैली से भी पहले उनकी यही स्ट्रेटजी थी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में अपना उनके पास भीड़ जुटी, उनको महिला कनेक्ट मिला, जिस तरह से उनकी भाषा हिंदी में वो बोलते थे, लेकिन जिस तरह से राज्य की जनता जो कि बांग्ला भाषी जनता थी वो उनके साथ कनेक्ट हो रही थी, तो ये लगा कि इस तरह से आपने पहले भी देखा होगा कि सीधे हमलावर होने की कोशिश 1, 2 या 10 ने नहीं की, बहुत सारे नेताओं ने की। और बल्कि पिछले कुछ समय से हमने एक ट्रेंड भी देखा था कि गली मोहल्ले या पार्षद या जिला पंचायत के नेता का भी सीधा मुकाबला उसका प्रधानमंत्री मोदी से ही करता था, वो बीच में कोई रास्ता उसको नहीं मिलता था, अगर आप गौर करेंगे। लेकिन जवाब जनता देती है इस तरह की, क्योंकि समर्थक देते हैं, तो उनके प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनके वोटरों ने जवाब दिया। याद होगा आपको इमरान मसूद का नाम, शायद आप में से बहुत सारे लोग जो सिर्फ बंगाल से होंगे वो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इमरान मसूद देवबंद जहाँ दारुल उलूम है उधर का इलाके का दारुल उलूम यानी देवबंद, जहाँ से देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम का माना जाता है, जो तमाम जगह जिसके बारे में अब अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें हिंसा या तमाम जगह उसमें उस थॉट के स्कूल का, हालांकि देवबंद को इस तरह का वहाँ नहीं हम लोग देखे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सीरा भी वहाँ जाकर जुड़ता है। तो आपने इमरान मसूद का वो बयान याद होगा जिसमें उसने प्रधानमंत्री की कुट्टी काटने की बात की थी, यानी पीसेस करने की बात की थी। इसके अलावा भी आप अलग अलग देखेंगे, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे अब आपको भूपेश बघेल दिखाई देंगे, ये तमाम लोग सीधा प्रधानमंत्री से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रेंड करते हैं। अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति जब वो जीत कर आए, जिस उत्साह के साथ आए, और दिल्ली में जो उन्होंने एक बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी को राज्य के चुनाव में हरा दिया, तो उसके बाद उनको लगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी तमाम जगह भी चुनौती दे सकते हैं, और सीधा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जैसे ममता बनर्जी ने इस चुनाव की शुरुआत में किया था, तो वो धीरे से समझ गए कि बहुत ज़्यादा ये कामयाब इस समय नहीं हो रहा है। इस समय जनता इनकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं होती, जो सीधे आरोप वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। ये मैं एक रणनीति की बात कर रहा हूँ। अगर आप राहुल गांधी को भी देखेंगे तो राहुल गांधी भी इस प्रयास में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए, हालांकि वो अभी भी उसी टर्न पर हैं। वो यहाँ बंगाल के चुनाव में भी आकर टीएमसी से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हैं। उनको लगता है कि उसी से उनको आगे की तरफ रास्ता, यानी राष्ट्रीय चुनाव जो होंगे, जो आम चुनाव होंगे, उसमें वो एक लीड लेने की कोशिश करेंगे। तो ममता बनर्जी की शुरुआती कोशिश ये थी, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी जब उनको देखा फेल हो रही है, तो उन्होंने अपने हमलों का रुख गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ मोड़ दिया, जिसको आपने सुना होगा अड्डा गड्ढा नड्डा, इस तरह के शब्द, या फिर जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कहा उस तरह के शब्दों के साथ वो आ गई। अब हुआ इसके बाद आज फिर वो अचानक इस तरह हमलावर हुई, शीतलकुची की घटना में आई, और उसके बाद अब फिर हुई। एक और बात जो खबर है हमको, जो आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे आज एक मेरे सहयोगी रवि हैं, जो रिपोर्टर्स ही हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 18 साल से ऊपर के हर युवा को लगेगी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, वोट भी 18 साल से ऊपर के युवा का है। 18 साल से ऊपर के युवा जो वोट भी दे सकते हैं और उनको
वैक्सीन भी लगेगी। और इससे लेकिन इसमें एक जो सच बात यही है कि इससे नीचे के लोगों को अभी वैक्सीन की ज़रूरत ज़्यादातर देशों में नहीं हुई है, क्योंकि उनको होने वाली बीमारी बहुत ख़तरनाक नहीं रही है और इस तरह का लेवल नहीं था कि उसमें उनको ऑक्सीजन लेनी पड़े या तमाम चीज़ों को देखना पड़े। आज प्रधानमंत्री मोदी का ये भी एक वैक्सीन पर बड़ा फैसला था कि जिसमें 18 साल से ऊपर के हर आदमी को वैक्सीन लग सकती है, हर आदमी। तो ये एक बड़ा फैसला है, इसका बहुत सारा असर भी पड़ेगा। तो हम वापस ममता बनर्जी पर जाते हैं, तो उन्होंने अगले फेज़ में, चूँकि अगर आप गौर करते हैं तो इन 3 फेज़ों में मुस्लिम आबादी के काफ़ी बड़े एरिया में, जैसे 67 सबसे बड़ा मुर्शिदाबाद का हिस्सा दिखेगा आपको 66%, मालदा दिखेगा 51-54%, नादिया दिखेगा, वो इन तमाम उत्तर दिनाजपुर दिखेगा। इन तमाम ज़िलों में आप देखेंगे कि किस तरह से मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। अभी तक की लड़ाई में इन पूरे हिस्सों में अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ प्रभाव जमाने में सफल नहीं हो रही थी। लेकिन इस वक्त चूंकि जो शिफ्ट करता हुआ वोट दिख रहा है, वाम मोर्चा हो या कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से एक बड़ी संख्या में वोटों का पलायन हो रहा है। और इस जो फेज़ में, जो 6 फेज़ है जिस पर हम लोगों ने कल बहुत डिटेल से बात की थी, मैंने आंकड़ों के साथ समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से वहाँ ऐसी बहुत सी सीटें हैं जिनमें अंतर बहुत कम है। और तीसरा मोर्चा, ये एक तीसरा मोर्चा बनकर जिसको आईएसएफ, कांग्रेस और लेफ्ट को हम लोग कह रहे हैं, उसके पास वहाँ से उनके पास काफ़ी बड़ा वोट शेयर अभी भी दिखा था। 2019 के चुनाव तक भी दिख रहा था इस हिस्से में। बाकी हिस्से में उनका कोई बहुत ही इनसिग्निफिकेंट उनके पास वोट शेयर बचा था। लेकिन इस हिस्से में जो बीजेपी, कांग्रेस के पास जो 9 सीटें बढ़त की दिख रही हैं लीडिंग की 2019 के चुनाव में, वो भी इसमें से इस हिस्से के पास आती हैं। लिहाजा हमको ये लगता है कि आने वाले इन फेज़ में मुस्लिम वोटरों के एक तरफा उसके जो प्रवाह है वोटों का, वो अपनी तरफ करने के लिए ममता बनर्जी दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एग्रेसिव होती हुई देखना चाहती हैं। वो ये दिखाना चाहती हैं कि कांग्रेस, जो कि नेशनल पार्टी है, एक नेशनल पार्टी के तौर पर है, उसको कितनी सीट है, कितनी ताकत है, लेकिन फिर भी वो टीएमसी से बड़ी ताकत है। और या फिर वाम मोर्चा, जो अपने आप को हमेशा से, कोई भी पार्टी मिल सकती है बीजेपी के साथ लेकिन हम नहीं मिलेंगे, इस नारे के साथ, या जो सेकुलरिज्म का इस समय का सबसे बड़ा झंडा जिसने अपने पास स्वयंभू तरीके से थामा हुआ है, उनको यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या शिफ्ट ना हो, इसीलिए ममता बनर्जी का ये नया दांव है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि इस फेज़ में उनको प्रधानमंत्री मोदी को रोकने वाली और उस पर सीधा तीखा हमला बोलने वाली नेता के तौर पर जाना जाए, ताकि वो जो शिफ्टिंग है, जो उनके पास वोट बचा हुआ था 2019 के बाद और अब 2021 के चुनाव में उनके पास बहुत ताकत ना आते हुए देखते हुए उनका वोटर जो है शिफ्ट करना चाहता है। तो वो मुस्लिम वोटर, जो अल्पसंख्यक वोटर है, वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की तरफ बढ़े, इस कोशिश में ममता बनर्जी अपने आप को मोदी की सबसे बड़ी विरोधी के तौर पर दिखाना चाहती हैं। क्योंकि यहाँ गृह मंत्री अमित शाह का उस तरह की अपील नहीं है। अगर आप देखेंगे भीड़ में, तो मेरा ये अभी तक मानना है कि ये चुनाव ममता बनाम नरेंद्र मोदी ही है, जैसा हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को काटने के लिए ममता बनर्जी बार बार ये कोशिश करती हैं कि वो सीधा उन पर हमला बोले और उस वोट बैंक को गोलबंद कर सके, जो उनको जीत के रास्ते तक दे जाए। मतुआ समुदाय में अब उनके पास बहुत ज़्यादा वोट बचा नहीं है, लिहाजा उनको वही गोलबंदी करनी है जो उनके अपने हिंदू वोटरों के साथ मिलकर मुस्लिम एक मुश्त उनको मिले। इसकी कोशिश वो अगले 3 फेज़ में करती दिखेंगी, क्योंकि तीसरा, ये छठा फेज़ इतना इम्पोर्टेंट फेज़ है कि यहाँ से इस राज्य की सत्ता की चाबी अब आ सकती है। यानी जो बीजेपी ने अगर अभी तक हासिल किया और उसको अगले 2 फेज़ यानी 7वें 8वें फेज़ में बहुत कम 5 और 7 सीटों पर बढ़त हासिल थी। अगर उस समय का हम लोग 2019 का डाटा फिर देखें, बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है, जो मैं देखता हूँ, चूँकि अभी मैं सबके साथ राब्ता नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता मैं सबका हूँ, कि वो किस तरह से ये 2019 के चुनाव को हम आधार क्यों बना रहे हैं। क्योंकि 2016 का आधार बनाकर, आपको मैं बता देता हूं कि 2016 का आधार बनाकर कोई भी हम यहाँ इस समय कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2016 में बीजेपी थी ही नहीं। इस पर बहुत सारे लोगों को लिखना था, खैर उन पर मैं अलग जवाब नहीं दूंगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पूरे 5 से जो 7वां और 8वां फेज़ है, उसमें टीएमसी काफ़ी आगे की तरफ दिखती है। लेकिन इस फेज़ में
बराबर बराबर 21 और 22 का मुकाबला है और उसमें से बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से हैं, 1200 से वोटों वाली सीट भी जीत की है। तो ऐसे में पूरी कोशिश ये है, बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि जो उसने अभी तक बढ़त हासिल की है उसको सत्ता के पार पहुंचने के लिए इस फेज़ की ज़रूरत है। उसी तरह से टीएमसी को इस फेज़ की ज़रूरत है ताकि वो यहीं रोक सके, क्योंकि आगे वो फिर पुराने तमाम अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश करेगी। लिहाजा ये चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट इस फेज़ का है। अब मैं आपको, आज की राजनीति पर काफ़ी चर्चा हुई क्योंकि इस तरह की बातचीत आज बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी आगे आज कोरोना पर ही सब चलता रहा, वही हम लोगों ने देखा दिन भर अगर मैं कहूँ तो। लेकिन एक बात, बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक हिंसा की बात की, वो इसलिए आज हम लोग बात करना चाहते हैं क्योंकि 3 फेज़ को एक फेज़ में कराने का नुकसान क्या हो सकता है बीजेपी को, या टीएमसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ संसाधन ही नहीं है, इसके अलावा अगर आप 3 फेज़ को एक फेज़ में कराते हैं तो शायद टीएमसी को ये उम्मीद है कि वो उस राजनीतिक ताकत जो अवसंवैधानिक ताकत उसने एक चुनावी मशीनरी को दी है, अपने उन क्लब्स को दी है जिन्होंने एक संवैधानेतर सत्ता यहाँ स्थापित करके लोगों को उनके मूल राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रखा है और उनको जिस तरह से डरा कर और धमका कर उनको वोट बूथ तक न जाने का एक लंबा सिलसिला दिखाया है। आखिर उस सिलसिले की जड़ कहाँ है, अगर आप बात करेंगे तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। इसके साथ साथ एक और इंसिडेंट है जिस पर कभी बहुत कुछ नहीं लिखा गया। जब मैंने मारी जापी का जिक्र किया था तो बहुत सारे जो मेरे सुनने दोस्त हैं, जो इस समय साइबर दुनिया के दोस्त हैं, उन लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। तो मैं कुछ एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि मानवाधिकार या इस तरह का राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार हमेशा से यहाँ दागदार रहा है। और जिस तरह से इसमें 77 से लेके 2011 तक के वामपंथी शासन के दौरान उसको पूरी तरह काटा गया, जिस तरह से उसको छीला गया, उसके बाद 2011 की उम्मीदों के साथ शुरू हुआ, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी सी बात हम लोग इतिहास के पन्ने में करें। एक आंकड़े के साथ देखते हैं। वाम मोर्चा के पूर्व गृह मंत्री और बाद में मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भट्टाचार्य के अनुसार पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के पहले 2 दशकों के दौरान, यानी जो 20 साल का शासन था, उसमें हर रोज औसतन 4 राजनीतिक हत्याएं होती रही। ये किसी का दिया गया आंकड़ा नहीं है, ये राज्य के गृह मंत्री रहे उस दौरान और बाद में मुख्यमंत्री बने और वाम मोर्चा की सबसे बड़ी उम्मीद और उसके बाद चुनाव हारने वाले राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का है। पश्चिमी बंगाल में जन्म जो हुआ था वाम मोर्चे का, वो भी उस वक्त बड़ी अशांति के साथ हुआ था। 67 में सत्ता के सामने, पहली बार सत्ता में आने के बाद जब कांग्रेस उनके सामने आई और कांग्रेस ने फिर आपातकाल का दौर तो उन्हें कठोर सामना करना पड़ा। 1967 के आंदोलन में नक्सलवादी विद्रोह के साथ हिंसा बढ़ी और कभी कभी संसदीय वाम दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। यानी शुरुआत में 67 के जो हिंसा हुई उसमें आपस में उलझते हुए वाम मोर्चे के दल थे और बदले में वाम मोर्चों ने बहुत क्रूरता के साथ बदला लिया। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो चुनाव में सुरक्षा बलों का होना हर बार सवाल कर रहा है, तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं जिनको शायद बंगाल के इस हिस्से इसकी जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से पुलिस यहाँ एक तरह से राज्य सरकार के दमन के हथियार के तौर पर है। वो कब से इस्तेमाल होती है? 70 और 76 के बीच पुलिस की मिलीभगत के साथ कांग्रेसी गुंडों के हाथों शब्द से सैकड़ों नक्सलवादियों और माकपा भाकपा के कार्यकर्ताओं को खत्म किए जाने का साक्षी बना 60 और 70 का दशक, जिसमें उत्तर पश्चिमी कलकत्ता के बड़ा नगर में हुई विभत्स हत्याएं शामिल हैं। 1971 विशेष रूप से रक्तरंजित रहा जब देश बांग्लादेश युद्ध के दौरान राज्य की नक्सल विरोधी कार्रवाइयां केंद्र ने अपने हाथ में ली और भारतीय सेना और केंद्रीय आरक्षी पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में सफाई ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन वाम दलों ने यानी माकपा ने उस वक्त क्या किया कि राज्य के दमन और राजनीतिक विरोधियों के हमले से निपटने के लिए आत्मरक्षा के दस्ते बनाए। लेकिन इनमें से कुछ दस्ते ऐसे आदमियों से बने गिरोहों में बदल गए जो धन उगाही के लिए या पार्टी के अलोकप्रिय और कड़े आदेशों का पालन कराने के लिए हिंसात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। कुछ हरमद सेना जैसी वास्तविक नागरिक सेनाओं में विकसित हुए, जिनके लिए पश्चिम बंगाल खास तौर से सिंगूर और नंदीग्राम प्रकरणों के दौरान कुख्यात हुए। हरमद सेना ये एक शब्द जो है पुर्तगाली शब्द है जो उनके जंगी जहाजी बेड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 70 के दशक में वाम के लिए हिंसा की संस्कृति का कुछ हिस्सा आत्मसात न करना कठिन न था। हिंसा की संस्कृति उसे
विरासत में मिली थी, क्योंकि 1960 में उसने जो आंदोलन छेड़े थे, खाद्य आंदोलन और भूमि आंदोलन, उनका ये हिंसा थी। माकपा के प्रमोद दास गुप्त जैसे महत्वपूर्ण नेता पूर्व क्रांतिकारी आतंकवादी समूहों से आए थे और गोपनीयता और असहमति के प्रति स्वेच्छाकारी असहिष्णुता पर आधारित हिंसा पर, सांगठनिक हिंसा पर अमल करते थे। ये एक इतिहास है जिसको अभी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, कि आखिर इस तरह का वैचारिक तौर पर ये जो कब्जा जिस तरह से उन्होंने किया और जिस तरह की हिंसा में, जिसमें कि 2019 के बाद 129 कार्यकर्ताओं की हत्या का दावा बीजेपी करती है, उसकी जड़ें कहीं यहीं हैं। माफ कीजिएगा। 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल की पुलिस अपने निर्मम तरीकों के बदनाम हो चुकी थी। उसके तरीके क्या थे? बिना मुकदमा दर्ज किए किसी को हिरासत में रखना, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, यातना और अनैतिक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के साथ साथ वामपंथियों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलीभगत में शामिल थी। वाम मोर्चा को कि उसने राजनीतिक जिम्मेदारियां जरूर निभाई जब 77 में आया, लेकिन उन पुलिस वालों को सेवा में बनाए रखा जो पिछले अपराधों के दोषी थे। पुलिस सुधार के मुद्दों पर यहाँ कभी ध्यान नहीं दिया। 1981 तक भारत में पुलिस द्वारा गोलियां बरसाए जाने के 751 और परिणाम स्वरूप 337 मौतों के रिकॉर्ड में 248 गोलीबारी, आप समझ सकते हैं, 751 में से 248 अकेली और 62 मौतें पश्चिम बंगाल के हिस्से में थी। ये उस राजनीतिक हिंसा का दस्तावेज है जिसके बारे में बाहर के लोग शायद समझते नहीं हैं कि आखिर क्यों सुरक्षा बलों की यहाँ ज़रूरत है और पुलिस पर क्यों यकीन नहीं किया जाता। क्यों राज्य की मुख्यमंत्री एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ सीबीआई का केस दर्ज करने के बाद जब सीबीआई उसको पूछताछ के लिए पहुँचती है तो धरने पर बैठती है, क्योंकि उसकी ताकत का बड़ा हिस्सा एक समय के बाद आम जनता से नहीं आता, वो पुलिस के हाथों से आने लगता है और वही पुलिस उसके लिए दमन का करने का औजार बनती है। अब हम लोग बात करते हैं मारिच झापी की। मारिच झापी बंगाल का वो अध्याय है जिसको बंगाल के उस भद्रलोक ने, जिसको हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बाकी तमाम देश के लोगों को राय देने में, मशवरा देने में या उपदेश देने में बहुत मज़ा आता है। इस मारिच झापी नरसंहार, इसको मौरिच झापी में भी कहा गया, नागरिक मंच और जो मैं ये कह सकते हैं कि वाम मोर्चे का कभी भी जन अधिकार, जो लोकतांत्रिक अधिकार, मानवाधिकार, कभी उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। ये अलग बात है कि वाम मोर्चे के ही तमाम संगठन आप उनको देखेंगे कि वो अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं पर हिंसा का सबसे ज़्यादा आरोप भी लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें पश्चिम बंगाल में उन्होंने इस बात की कोशिश भी की कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुलिस के ऊपर लगाए 34, लेकिन मनमाने ढंग से की जाने वाली गिरफ्तारियां, सड़क पर सौदा बेचने वाले गरीब लोगों से ज़बरदस्ती जगह खाली कराने, आम नागरिकों को पुलिस द्वारा डराए धमकाने जाने का रिकॉर्ड, महिलाओं के प्रति लगातार हिंसा 34 साल के कार्यकाल का साक्षी रहा है। अलग अलग हिस्सों में हिंसा की प्रमुख घटनाओं में एक का निशाना वाम के विरोधी नहीं बल्कि गरीब, अधिकतर दलित शरणार्थी बने। जिस दलितों के हित के लिए वाम मोर्चा पूरे देश में अपने आप को सबसे बड़ा नायक बताता है, उसी की घटना मारिच झापी की थी। ये मारिच झापी में हुआ। ये वो शरणार्थी थे जो बांग्लादेश से आए थे। मारिच झापी में हुई जनसंहार की घटना थी। मारिच झापी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के धूर उत्तरी वन संकुल में स्थित एक द्वीप है। माना जाता है कि इस संहार में हजारों लोगों की जान गई। ये लोग 1971 के बाद की अवधि में आई शरणार्थियों की बाढ़ का हिस्सा थे, जिन्हें केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने जबरदस्ती दंडकारण्य में बसा दिया था। ये वो छत्तीसगढ़ के हुआ। दंडकारण्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों का था। उस समय वाम मोर्चे ने इसकी भर्त्सना की थी। चूंकि बंगाल की राजनीति को समझने के लिए आपको यहाँ का इतिहास थोड़ा सा समझना होगा, सिर्फ उन बातों से नहीं हो सकता जो हम लोग अखबारों में या टीवी की चर्चा में देखते हैं। वाम मोर्चे ने इस कदम की बहुत भर्त्सना की थी क्योंकि वो विरोध में था और उसने ये वादा किया था कि वो सुंदरवन के किसी द्वीप में उनको बसाएगा। आप गौर कीजिए, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और उसी वक्त वहाँ से लौट ये शरणार्थी हिंदुस्तान में घुसे थे। ये दलित और हिंदू शरणार्थी थे। वाम मोर्चे के सत्ता में आने पे 30,000 शरणार्थी पश्चिम बंगाल वापस लौट आए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में या उस दंडकारण्य में जिस तरह की परिस्थिति थी उसमें जीने के आदी वो नहीं थे उस क्लाइमेट के, तो वो लोग वहाँ मरते हुए लोग यहाँ चले आए। अब उन्होंने मारिच झापी में अपनी एक बस्ती बना ली। मारिच झापी उस समय तक वाम सरकार, वो सब सरकार टाइगर इस
के लिए, बंगाल टाइगर के लिए संरक्षित स्थल घोषित कर चुकी थी। अब पंजाब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शरणार्थियों को जबरदस्ती वहां से हटाना शुरू किया। 31 जनवरी 1979 को पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 36 लोग मारे गए। इस क्षेत्र को जल्दी, यानी एक गोली के बाद उस समय 36 लोग मारे गए, ये पुलिस का डाटा है, रिकॉर्ड है। इस क्षेत्र को जल्दी पत्रकारों के लिए बैन कर दिया गया, यहाँ पत्रकार आ नहीं सकते थे, और मई में वहाँ आर्थिक नाकेबंदी, और ये बड़ी दुखद बात है कि इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के दिन की गई थी, लागू कर दी गई। जब आर्थिक नाकाबंदी नाकाम रही तब पुलिस की 30 नौकाओं ने द्वीप को घेर लिया, वहां बसे लोगों का खाना पानी रोक दिया, उन पर आंसू गैस छोड़ी गई, उनकी झोपड़ियां ढा दी गई, उनकी नावें पानी में डुबो दी गई, उनके जो मछली के पालन क्षेत्र थे और नलकूप पानी की जो पीने के पानी थे उनको नष्ट कर दिया गया, और जिन लोगों ने नदी पार करने की कोशिश की उनको गोलियों से भून दिया। ये आपको कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग के कांड की याद दिलाता है ना। इसमें उससे ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन आपने इसको कभी किताबों में नहीं देखा, आपने इसको कभी अखबारों में नहीं देखा। और जिन लोगों को, जिनको लिबरल कहा जाता है और जो इस देश में इस वक्त अभिव्यक्ति के सबसे बड़े ताबेदार दिखते हैं, उन पत्रकारों की भी बातों में आपको ये कभी घटना दिखी नहीं होगी। खैर, जब वो लोग वहाँ बसे लोगों ने लोगों को पानी लाने के लिए अंधेरा होने के बाद द्वीप के जंगल वाले क्षेत्र से बहुत अंदर तक जाना पड़ता था, वो जंगली घास खाने पर मजबूर हो गए। समझा जाता है उस अवधि के दौरान सैकड़ों पुरुष, स्त्रियों और बच्चों की मौत हो गई। रास मलिक जो इसको उन्होंने इसका जिन्होंने शोध किया था इस पर, उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा इस स्थल का दौरा करने के लिए नियुक्त 3 सांसदों की एक रिपोर्ट भी जिसमें उन्होंने राष्ट्र मलिक ने संबोधित की थी। मलिक का आकलन है, दंडकारण्य छोड़कर पश्चिम बंगाल आने वाले 14,388 परिवारों में से 4,128 परिवार रास्ते में भूख और थकान से मर गए। ये परिवारों की बात हो रही, संख्या की नहीं। यानी ये संख्या अब लगभग 10, 20, 30 हज़ार हो सकती है। और अथवा पुलिस द्वारा उनकी नावें डुबाए जाने से उनकी मौत हो गई, डूब गए या गोलीबारी मार दे गए। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर कितने लोगों की मौत मारी झांपी में हुई थी, लेकिन जो जानते हैं वो ये जानते हैं, हम जो हमको मालूम है कि इससे जुड़े किसी राजनेता को या किसी पुलिस अधिकारी को कभी किसी आरोप में नहीं पकड़ा गया, ना किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाए गए, इस केस को कभी दबा दिया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिनको अपने मूल्यों के लिए हम लोग बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने भी इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का समर्थन बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से 3 दशक बाद, चूंकि नंदीग्राम और सिंगूर चर्चा में आए, मारिच जापी इतनी पाशविकता के बावजूद बड़े पैमाने पर कभी भी हिस्सा नहीं आया। हालांकि अमिताभ घोष का एक उपन्यास है द हंग्री टाइड, इसके बारे में लिखा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि माकपा नेतृत्व यानी वाम मोर्चे के जो शीर्ष नेता हैं, इस अभियान में भाग लेने वाले अपने प्रतिभागी सदस्यों को उसके सफल अभियान पर बधाई दी और शरणार्थी नीति पर अपनी पलटी को यह कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि शरणार्थियों को इतनी बड़ी संख्या को किसी भी हालत में राज्य में शरण दिए जाने की कोई संभावना नहीं है। और जिस तरह से इसको हल किया गया, वो कई बार उन लोगों को इस प्रकरण के अंतिम मोड़ में, अब उसको याद कीजिए, जब इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया तब खाली कराया गया था, इसको याद कीजिए, माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मारी झापी में अपने खुद के समर्थकों को बसा दिया और उन्होंने बेदखल किए गए शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई उस पर सुविधाओं पर कब्जा भी किया गया और उसका उपभोग भी किया। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। इसके बाद एक और उदाहरण, मुझे 30 अप्रैल 1982 को आनंद मार्ग संप्रदाय के 17 अनुयायियों को बालीगंज में दिन दहाड़े टैक्सियों से बाहर खींचकर जिंदा जला दिया गया। अफवाह फैलाई गई थी कि ये बच्चा उठाने वाले थे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, मैं इस पर फिर बहुत सारे हम लोग गिन सकते हैं। बर्दवान का किस तरह से महिलाओं के खिलाफ हुआ, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि अब समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि शायद चुनाव के बीच में क्या बातें होंगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो रेफरेंस दे सकूँ जिसके सहारे आप मुझ पर भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहता कि जो मैंने कहा वो सही हो। आप अपने सवालों के साथ मेरे पास आएँ, लेकिन अपने शब्दों को ज़रा शालीन रखें, बस मेरी यही आपसे गुजारिश रहती है। मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से जब वो 72 से 77 का दौर है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता जेल गए, मारे गए, उसमें लेफ्ट मोर्चे का था, उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, और कितना हिंसा अत्याचार हुआ था, उसको एक लेफ्ट के बड़े जो कवि हैं हम लोगों के यहाँ, ये अलग बात है कि जिस तरह बुद्धिजीविता पर उन्हीं का कब्जा है,
उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को सिर्फ अपने नारे के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको दबाया। लेकिन एक कविता फिर भी आपको सुनना चाहिए कि जो इस दौरान में भी शायद बताने की कोशिश कर रही होगी कि ये किस तरह की राजनीतिक हिंसा हुई इस वक्त, और इससे उसको आप आकलन करके देखिए। ये नवारुण भट्टाचार्य है, इनका परिचय फिर मैं एक और बार दूंगा। कविता ये थी, यह मृत्यु उपत्य क्या नहीं है मेरा देश, जो पिता अपने बेटे की लाश की शिनाख्त करने से डरे मुझे घृणा है उससे, जो भाई अब भी निर्लज्ज और सहज है मुझे घृणा है उससे, जो शिक्षक बुद्धिजीवी कवि किरानी दिन दहाड़े हुई इस हत्या का प्रतिशोध नहीं चाहता मुझे घृणा है उससे, चेतना की बाट जो रहे हैं 800, मैं हतप्रभ हुआ जा रहा हूँ, 8 जोड़ा खुली आंखें मुझे घूरती हैं नींद में, मैं चीख उठता हूँ वे मुझे बुलाती हैं, समय असमय बाग में मैं पागल हो जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा, जो मन में आए करूँगा, यही समय है कविता लिखने का। इश्तिहार पर, दीवार पर, स्टेंसिल पर, अपने खून से, आंसुओं से, हड्डियों से कोलाज शैली में अभी लिखी जा सकती है कविता। तीव्रतम यंत्रणा से, छत विक्षत मुंह से, आतंक के रूबरू वैन की झुलसाने वाली हेडलाइट पर आंख गड़ाए अभी फेंकी जा सकती है कविता। 38 बोर पिस्तौल या जो कुछ भी हथियारों के पास, उन सब को दरकिनार कर अभी पढ़ी जा सकती है कविता। लॉकअप के पथरीले हिमकक्ष में चीर फाड़ के लिए जलाए हुए पेट्रोमैक्स की रोशनी को कपाते हुए, हत्यारों द्वारा संचालित न्यायालय में, झूठ अशिक्षा के विद्यालय में, शोषण और त्रास के राजतंत्र के भीतर, सामरिक असामरिक कर्णधारों के सीने में कविता का प्रतिवाद गूंजने दो। बांग्लादेश के भी कवि तैयार रहें लोरका की तरह, दम घोंट कर हत्या हो, लाश गुम हो जाए, स्टेन गन की गोलियों से बदन छिल जाए, तैयार रहें तब भी कविता के गांव से कविता के शहर को घेरना बहुत ज़रूरी है। यह मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश, यह जल्लादों का उल्लास मंच नहीं है मेरा देश, यह विस्तीर्ण शमशान नहीं है मेरा देश, यह रक्त रंजित कसाई घर नहीं है मेरा देश। मैं छीन लाऊंगा अपने देश को, सीने में छिपा लूंगा कुहासे से भीगी कांस संध्या और विसर्जन, शरीर के चारों ओर जुगनुओं की कतार या पहाड़ पहाड़ झूम खींची, अनगिनत हृदयाली रूपकथा, फूल, नारी, नदी, एक एक तारे का नाम लूंगा, डोलती हुई हवा, धूप के नीचे चमकती मछली की आंख जैसा ताल, प्रेम जिससे मैं जन्म से छिटका हूँ कहीं प्रकाश वर्ष दूर, उसे भी बुलाऊंगा प्रास, क्रांति के उत्सव के दिन, हजारों वाट की चमकती रोशनी, राखों में फेंक रात दिन जिरह नहीं मानती, नाखूनों में सुई बर्फ की सिल पर लिटाना नहीं मानती, नाक से खून बहने तक उल्टा लटकाना नहीं मानती, होठों पर बट दहकती सलाख से शरीर दागना नहीं मानती, धारदार चाबुक से थस विकसत लहूलुहान पीठ पर सहसा अल्कोहल नहीं मानती, नग्न देह पर इलेक्ट्रिक शॉक, कुत्सित विकृत यौन अत्याचार नहीं मानती, पीट पीट कर कनपटी से रिवॉल्वर सटाकर गोली मारना नहीं मानती, कविता नहीं मानती किसी बाधा को, कविता सशस्त्र है, कविता स्वाधीन है, कविता निर्भीक है। गौर से देखो मायकोवस्की, हिकमत नेरुगा, अरागा एलवार, हमने तुम्हारी कविता को हारने नहीं दिया। समूचा देश मिलकर एक नया महाकाव्य लिखने की कोशिश में है, छापामार छंदों में लिखे जा रहे हैं सारे नए छंद। गरज उठे दलमादल प्रवाल दीपो जैसे आदिवासी गांव, रक्त से लाल नीले खेत, शंख चूड़ के विष फेन से आहत तितास, विषाक्त मरणासन प्यास से भरा कुचीला, टंकार में अंधा सूर्य उठे गांडीव की प्रत्यंचा, तीक्ष्ण तीर हिंसक नोक, भाला तोमर टांगी कुठार, चमकते बल्लम चारागाह दखल करती तीरों की बौछार, मादल की हड़ताल पर आंखों के ट्राइबल टोटम, बंदूक दो खुखरी दो और ढेर सारा साहस, इतना साहस कि फिर डर न लगे, कितने ही क्रेन, दांतों वाले बुलडोजर, फौजी कन्वाय का जुलूस, डायनामो चालित टरबाइन, खराद और इंजन, ध्वस्त कोयले के मिथेन, अंधकार में सख्त हीरे की तरह चमकती आंखें, अद्भुत इस्पात की हथौड़ी। मैं सुख में रहूंगा, दुख में रहूंगा, जन्म पर सत्कार पर, जितने दिन बंगाल रहेगा मनुष्य भी रहेगा। ये अब मैं आपको इस कविता को, चूँकि कविता बहुत बड़ी थी, मैं इसमें अभी बहुत बड़ी कविता भी है, इसको फिर कभी हम लोग पूरा भी कर सकते हैं। कब कहाँ है पहरा, कैसा पहरा, उनके खंड में कंठ में असंख्य तारा पुंज, छाया पथ समुद्र, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने आने का उत्तराधिकार, कविता की ज्वलंत मशाल, कविता का मोलोतोव कोकटेल, कविता की टालविन अग्निशिखा, आहुति दे अग्नि की आकांक्षा में। ये कविता एक लेफ्ट के कवि की है, उस दौर की जब कांग्रेस के अत्याचारों के खिलाफ लिख रहे थे। और मुझे लगता है यही इस राज्य की त्रासदी है कि जब वो पार्टी सत्ता में आती है
तो वो वही सारे अत्याचार करती है जिसके खिलाफ ये कविता लिखी गई थी। इस कविता को लिखने में एक चीज़ पर शायद आपने और गौर किया होगा कि एक भी कवि का उदाहरण वो हिंदुस्तानी नहीं देता है। उसके कवियों में वो विदेशी लोग हैं जिनका इस देश की जो समानुभूति है वो नहीं हो सकता है, उनकी सहानुभूति रही हो। और यही कमी इस पूरे समय में वामपंथ को इस राज्य से दूर धकेलने में मुझे लगता है एक बड़ा भूमिका निभाई होगी। आज की शायद लंबी चर्चा में हम लोगों ने राजनीति पर कम बात की, राजनीति के इतिहास पर ज़्यादा बात की। फिर हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।